स्वागत है आपका प्यारे बच्चों। आज की कक्षा में अपनी इस कक्षा में हम अध्ययन करेंगे प्रेडिकेशन के बारे में। प्रेडिकेशन विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष होता है जिसमें हम किसी के बारे में प्रेडिक्ट करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं या भविष्य के लिए कोई सुझाव देते हैं। और कोई भी भविष्यवाणी या सुझाव बिना कार्य और कारण के आप नहीं देते हैं। जब आप किसी क्रिया का अवलोकन कर रहे होते हैं तो उस क्रिया का क्या उत्पत्ति का क्या कारण है उसको भी समझते हैं और उस कारण के आधार पर आप भविष्य के लिए सुझाव देना प्रारंभ कर देते हैं। तो सांख्यिकीय दृष्टि से प्रेडिकेशन को बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष माना जाता है। इसकी जो शुरुआत हुई वो हुई प्रतीप गमन से। प्रतीप गमन को रिग्रेशन कहा जाता है इंग्लिश में, और इसको यूज करने का कार्य सर फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। इसका अर्थ होता है पीछे की ओर लौटना। उन्होंने कुछ अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद कुछ निष्कर्ष दिए, जैसे कि आनुवांशिकता पे उनके द्वारा किया गया जो अध्ययन था वो ये जांचना चाह रहे थे कि जो लंबी हाइट वाले माता पिता होते हैं और जो छोटी हाइट वाले माता पिता होते हैं तो उनके जो बच्चे हैं वो उनके हाइट के जैसे नहीं उत्पन्न होते हैं। जो लंबे हाइट वाले माता पिता होंगे उनके बच्चे उतने लंबे नहीं होते हैं जितने कि माता पिता लंबे होते हैं। ऐसे ही जो छोटी हाइट वाले माता पिता होते हैं, कद में छोटे, उनके बच्चे उतने भी छोटे नहीं होते हैं जितने कि माता पिता होते हैं। तो ये सारी चीज़ों का स्टडी करने के लिए वो जो उनके आनुवांशिकता यानी जो पिछला उनका वंश कर्म रहा होगा उनका उन्होंने अध्ययन किया और उससे जाके निष्कर्ष निकल के सामने आया कि जो परिवार प्रणाली है वंशानुक्रम की उसमें कोई व्यक्ति जो बच्चा पैदा हुआ है जो अपने माता पिता की हाइट पे नहीं गया है वो वैसा ही क्या रहा होगा, छोटा या लंबी हाइट का रहा होगा, इसीलिए वही गुण उस बालक में भी आ गए हैं। तो प्रतीप गमन में जो स्वतंत्र चर है यानी कि स्वतंत्र चर कौन हो गए, माता और पिता हो गए, और आश्रित चर कौन हो गया है, बेटा हो गया है। जैसे माता पिता होंगे उनकी हाइट का कुछ अंश या कुछ प्रभाव उस पर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, इसके लिए हम भविष्य कथन का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो भविष्य कथन ये कहता है कि कोई भी जो भौतिक रूप से घटित होने वाली जो घटना है उस घटना के घटित होने का कोई ना कोई क्या है, कारण अवश्य है। और वो घटना जो कि जिसका भौतिक कारण है उसके पीछे उसके घटित होने के कई तथ्य या उसको घटित करने के लिए कई चर क्या हो सकते हैं, एक्टिव हो सकते हैं। कोई भी चीज अगर घटित हो रही है तो उसका कोई ना कोई कारण, रीजन अवश्य है, और उस रीजन को उत्पन्न करने वाले कई सारे क्या फैक्टर हो सकते हैं, वेरिएबल्स हो सकते हैं जो उसको उत्पन्न करने का कार्य कर रहे हैं। तो जो विशेष घटना के पीछे जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कारक होते हैं उनमें से जो कुछ की आपको जानकारी होती है, जिसको आप किन्हीं को जानते हैं, तो उसी के आधार पर आप क्या करने लग जाते हैं, पूर्वानुमान या भविष्य कथन देने लग जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सामने कोई पड़ोस का बच्चा है और आप उस बच्चे को अपने घर से बहुत कम बाहर आता जाता देखते हैं, और यही नहीं, आप उस बच्चे को बहुत ही कम लोगों से घुलते मिलते हुए भी देखते हैं। वो अधिक लोगों से ना तो मिलता जुलता है, ना ही उनसे आपस में वार्तालाप कर रहा है। तो अब आप जो उस बच्चे के बारे में वो अंदर ही रहता है घर के, ना अधिक लोगों से मिल रहा है, हो सकता है वो बच्चा घर में रहकर अपनी स्टडी पे फोकस कर रहा हो, किसी कंपटीशन की तैयारी वो कर रहा हो,
वो लोगों से मिलने में अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहता है, उनकी गॉसिप पे इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है, क्योंकि वो अपने किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए डीप स्टडी कर रहा है, वो इसलिए नहीं मिल रहा था। लेकिन आपके पास जो तथ्य थे, जो घटना थी कि वो घर से बाहर निकलता है, वो लोगों से बातचीत नहीं करता है, इस आधार पे आपने कह दिया कि ये बच्चा तो सोशल है ही नहीं, जब सामाजिकता का क्या हो रहा था, मूल्यांकन हो रहा था। तो आपने उसके बारे में तथ्य दे दिया कि वो बच्चा सामाजिक नहीं है, और इसी कारण से जो सामने आप देख रहे हैं कि किसी और घर में क्या हो रही थी, शादी हो रही थी, और वो वहां भी इन्वॉल्व नहीं हुआ, और आप वहां जा रखे थे, और वहां किसी ने पूछ दिया कि भाई जो माता पिता थे उस लड़के के, कि उनसे पूछ दिया कि आपका पुत्र नहीं आया है। तो जो ये व्यक्ति था, जो जिसने देखा कि ये बच्चा ना तो घर से बाहर निकलता है, ना किसी से मिलता जुलता है, तो उसने उसके शादी में ना आने का रीजन या उसका पूर्व कथन या पूर्वानुमान क्या लगा दिया कि वो बच्चा तो सोशल है ही नहीं, इसीलिए तो वह यहाँ आपके यहाँ शादी में नहीं आया है, वो यहाँ देखिए इन्वॉल्व नहीं हुआ है किसी के साथ में। तो उसने उसके बारे में क्या लगा दी, उसके पास जो तथ्य थे, उन तथ्यों के आधार पर उसने उसका पूर्वानुमान और कोई स्टेटमेंट अपना फॉरवर्ड कर दिया है। तो ठीक ऐसे ही यदि आप एक्स और वाई वेरिएबल्स के मीन के आंकड़ों के आधार पर, अगर मान लीजिए एक्स का मीन बड़ा आया है और वाई का मीन छोटा आया है, इनको देखने मात्र से आप ये बोल दें कि वाई इन दोनों के बीच में अंतर है, तो इससे काम नहीं चलेगा। आपको साइंटिफिक वे क्या करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा, और फिर जाके ही आप किसी चीज के बारे में प्रेडिकेशन या भविष्य कथन बना सकते हैं। तो शून्य परिकल्पना बनाइए, सार्थकता स्तर के आधार पर सार्थकता परीक्षणों का प्रयोग करते हुए आप प्रूफ करके बताइए कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो जो आंकड़े आपको प्राप्त होते हैं, जब मीन फर्स्ट और मीन सेकंड आपको क्या मिला, एक बड़ा एक छोटा मिला, तो अब आपने इसके परीक्षण के लिए लंबी प्रोसेस चली, आपने टी और सी आर, टी टेस्ट का यूज किया, आपने सी आर का यूज किया, और आपको पता चला कि जो वैल्यू आ रही है वो 0.05 और 0.01 की वैल्यू से छोटी आ रही है। तो अब आप भविष्य कथन करने के लिए तैयार हैं, आप भविष्य कथन कर देंगे कि जो दोनों के मध्यमान में है वहां सार्थक अंतर दिखाई दे रहा है। हमारी नल हाइपोथेसिस थी कि कोई सार्थक अंतर नहीं है, लेकिन सार्थक अंतर दिखाई दे रहा है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो लड़कों का मध्यमान है और जो लड़कियों का मध्यमान है, दोनों में अंतर पाया जाता है। तो कोई किसी विषय में बहुत अच्छा है तो कोई किसी विषय में बहुत कम अच्छा है, ये आप भविष्य कथन या भविष्यवाणी कर सकते हैं। जो भविष्य कथन होता है उसमें मैंने आपसे कहा विज्ञान के गुण पाए जाते हैं। विज्ञान के क्या क्या गुण होते हैं जिससे कि कोई भी चीज वैज्ञानिक बन जाती है। एक वैज्ञानिक सबसे पहले समस्या का चयन करता है, वो समस्या क्यों उत्पन्न हुई है उसके कारण को जानता है, यानी जो कोई कार्य हुआ है तो उसका कारण क्या है ये पहचानता है। फिर वो कितनी विस्तारित हो चुकी है, कितनी दूर तक फैल चुकी है उसका लिमिटेशन करता है, सीमांकन करता है, और उसके किन किन लोगों पे फैली है, कितना प्रभाव डाल रही है, उससे संबंधित सैंपल कलेक्ट करता है, डाटा कलेक्ट करता है, और फिर टी और सी आर मीन मीडियन का यूज करते हुए वो तथ्यों का संकलन करके विश्लेषण करता है। विश्लेषण करके वो उसका व्याख्या देता है परिणाम के रूप में, और इस परिणाम को प्रूफ करते हुए कि हमारा जो कथन था वो सही था या गलत था, प्रूफ करते हुए आप रिजल्ट का जनरलाइजेशन कर देते हैं, और इसी जनरलाइजेशन के आधार पर आप अपने परिणामों प्राप्त परिणामों से सोसाइटी के लिए भविष्यवाणी करते हैं कि ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं या ऐसा घटित हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए कोई भी घटना अगर घटित हो रही है तो उसके पीछे आपने कहा कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, कोई फैक्टर्स उसके पीछे लगे हुए होते हैं, और उसी आधार पे पूर्वानुमान आप कर रहे हैं।
तो वैज्ञानिक भी तो यही करते हैं, रोज एनालाइज करते हैं। आप अब डिजिटल युग में आ चुके हैं, तो आप अ, अपने गूगल क्लाउड से वेदर से पूछते हैं कि मौसम कैसा होगा, और आपको एक हफ्ते बाद तक का पता चल जाता है कि किस घंटे में सूरज उगेगा, सूरज की रोशनी दिखेगी, बादल दिखेंगे, बारिश होगी, अधिक होगी, कम होगी, बहुत होगी। वो सारा आपको गूगल क्लाउड से और आपका गूगल वेदर से पता चल जा रहा है। वैसे ही जो मनुष्य है वो भी क्या करता है, प्राकृतिक घटनाओं का अवलोकन कर रहा होता है। वो देख रहा है कि सूरज दमदमाता हुआ आ रखा है, लेकिन अचानक से जो पेड़ पौधे हैं उनमें सरसराहट हो गई, पत्तियां झड़ने लगी, तूफान मच गया है और आसमान में काले काले बादल आ गए हैं। तो अब वो क्या पूर्वानुमान या भविष्य कथन कहेगा? उसने सारे फैक्टर्स देख रहा है वो, कि सूरज था लेकिन अब आसमान काला हो गया, पत्तियां झड़ने लगी हैं, तूफान अब आपके द्वार को पटक रहा है और सरसराहट बहुत तीव्र हो गई है, सारा कूड़ा करकट उड़ने लगा है। तो अब आप क्या अनुमान लगाएंगे? कि आप अनुमान लगाएंगे कि संभावना है बहुत तीव्र क्या होने वाली है, बरसात होने वाली है। आपने यहाँ जो डाटा कलेक्ट किया, जो तथ्य कलेक्ट किए, उन सबको आपने संगठित किया और देखा कि अब शीघ्र ही बारिश हो जाएगी। तो आप उसकी संभावना अभिव्यक्त कर देते हैं, अपना भविष्य कथन कह देते हैं। आपने कहा कि किसी घटना के घटित होने के पीछे कोई ना कोई फैक्टर या वेरिएबल्स कार्य करता है, लेकिन अगर फैक्टर बहुत अधिक बढ़ने लगे, बहुत अधिक रीजन आपको दिखने लगे उसके, तो आप भी क्या होने लगते हैं, भविष्य प्रिडिकेशन करने में, भविष्य कथन या पूर्वानुमान लगाने में आप डिफिकल्टी महसूस करना शुरू कर देते हैं। जैसे कोविड कोरोना आया, तो कोविड कोरोना में सरकार ने जनहित में जारी कर दिया कि आप डिस्टेंसिंग का फॉलो करेंगे, आप सैनिटाइज करेंगे, आप दो लोगों के आमने सामने आप क्या नहीं करेंगे, वार्ता नहीं करेंगे, आप हैंडशेक नहीं करेंगे, इस तरीके से सामूहिक बैठ के आप क्या नहीं करेंगे, बैठक भी नहीं करेंगे। तो ये सारे सिम्टम्स दे दिए, लेकिन अन्य जो लोग थे वो और भी ज़्यादा उसके क्या दिखा रहे थे, इम्पैक्ट दिखा रहे थे कि भाई अब तो आपको क्या नहीं करना है, बात भी नहीं करनी है किसी से, आपने फ़ोन पे भी बात करना लोगों से छोड़ दिया। आप जो कंप्लीट जो सोशल डिस्टेंस था, डिस्टेंस का अर्थ है व्यक्ति का व्यक्ति से दूर होना था, लेकिन हम मानसिक उसमें भी क्या हो गए, दूर हो गए। तो इतने सारे फैक्टर्स कोरोना के आ गए कि जो एक अलग ही भ्रांतियां थी वो खूब फैलने लगी। और क्या मूल कारण है कोरोना होने का, उस मूल कारण के प्रति भी हम निस्तेज हो गए। अब आपको सामान्य खांसी भी आ रही थी तो आपको लग रहा था कि कोरोना हो गया है, बुखार आ रहा था तो कोरोना का बुखार है, बस अब तो सब चीजें हो गई, अब तो जो होना था। तो आप क्या करने लगे, जितनी ज़्यादा वेरिएबल्स बढ़ते जाएंगे उतना ज़्यादा प्रेडिकेशन करना मुश्किल होता जाएगा, उसको फाइंड करना, उसके बारे में कथन कहना उतना ही ज़्यादा मुश्किल व्यक्ति के लिए होता जाता है। प्रतीपगमन समीकरण का जो रेखाएं होती हैं उसके आधार पर भी किसी चीज के लिए प्रिडिक्ट किया जा सकता है। जैसे एक्स सीरीज पर हमारे द्वारा गणित के अंकों को दर्शाया, विज्ञान के प्राप्तांकों को दर्शाया गया है, और वाई पर हमने गणित के अंकों को दर्शा रखा है। तो यहाँ हमने विज्ञान के प्राप्तांक की उसमें हमने गणित के संभावित प्राप्तांकों को यहाँ डिक्लेयर किया है, और इधर हमने विज्ञान के प्राप्तांकों को डिक्लेयर किया हुआ है। अब जो रेखा जा रही है, जो रेड कलर की रेखा है, वो हमारी किसको दिखा रही है, गणित के प्राप्तांकों को, और जो वाई बार वाली रेखा है वो आपके विज्ञान के प्राप्तांकों को दर्शा रही, और ये बता रही है कि जो एक्स का मीन आया है वो कितना आया है आपका, 15.5 आया है, और y का जो मीन आया है वो 11.33 आया है। यहाँ पे आके ये मिल गए हैं। तो अब आप यहाँ डिक्लेयर कर सकते हैं कि जो आंकड़ा है इनमें क्या दिखाई दे रहा है, अंतर दिखाई दे रहा है, पर्याप्त अंतर
दिखाई दे रहा है। तो इस चित्र के माध्यम से भी आप अभिव्यक्त कर सकते हैं अपने रिजल्ट की। भविष्य कथन कार्य कारण के आधार पे होता है। अगर हम कह रहे हैं किसी व्यक्ति ने मास्क नहीं पहना, उसने हैंडशेक कर रहा है, गले मिल रहा है किसी के, सामने सामने बात कर रहा है, सैनिटाइज नहीं कर रहा है, तो उसमें क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे? उसे बुखार होने लगेगा, उसे जुकाम हो जाएगा, और ये कोरोना के अंदर कोरोना के सिम्टम्स को दर्शाने का एक प्रारंभिक चरण प्रारंभ हो चुका है। यानी कोई कारण था और उसका प्रभाव दिख गया। कारण क्या था? आपने सैनिटाइज नहीं किया, आपने मास्क नहीं पहना, आपने डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, तो आप में उसके लक्षण दिखने लगे, जुकाम हो गया है, बुखार आने लगा है। तो कार्य और कारण को स्पष्ट करने का कार्य भविष्य कथन का होता है, और इसी के आधार पर आप संपूर्ण जनसंख्या के बारे में भविष्य कथन कर सकते हैं या पूर्वानुमान लगा सकते हैं। इसके क्या लाभ होते हैं? जब हमें एक चर ज्ञात होता है, यानी एक कारण ज्ञात होता है, तो हम दूसरे के बारे में भविष्य कथन कर सकते हैं। हमें ये पता है कि लड़के तर्क शक्ति में अच्छे हैं, तो हम लड़कियों के बारे में भी तुलना की जा सकती है। भविष्य कथन दो चरों के मध्य सहसंबंध गुणांक यदि ज्ञात है, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं? भविष्य कथन ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें ये ज्ञात है कि जो हमारा 0.05 का वैल्यू है और जो हमारे कोरिलेशन का वैल्यू या मीन मीडियन का वैल्यू आया हुआ है वो कितना है, तो हम प्रिडिकेशन कर सकते हैं आसानी से। हम विभिन्न परीक्षणों के माध्यम से विद्यार्थी के बारे में भविष्य कथन कर सकते हैं कि वो अपनी कितनी सफलता को अर्जित कर रहा है, वो कितना पिछड़ रहा है, इसके बारे में पूर्वानुमान लगा सकते हैं। भविष्य कथन कहीं न कहीं शैक्षिक क्षेत्र में उपयोग में आता है, औद्योगिक क्षेत्र में, वैज्ञानिक क्षेत्र में और व्यावसायिक मार्गदर्शन और कर्मचारियों के चयन में ये बहुत ही ज़्यादा क्या किया जाता है? प्रयोग में लेकर आया जाता है। किसी के बारे में पूर्वानुमान लगाना कि हम किसी को चयनित कर रहे हैं, तो ये इस पद के लिए क्या है? बिल्कुल फिट है। किसी को कैरियर गाइडेंस प्रोवाइड करना है, तो उसके रिपोर्ट को देखकर आप उसके भविष्य के बारे में बता देते हैं। किसी को शैक्षिक मार्गदर्शन देना है, तो उसका रिपोर्ट कार्ड देख के आप बताते हैं कि भाई कौन सा सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो यहाँ भी भविष्य कथन क्या है? अपना रोल अदा करता है। इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। भविष्य कथन की सार्थकता या सफलता तभी होती है जब हमें क्या हो, हमने जो दोनों चरों का मीन निकाला है और कोरिलेशन निकाला है, उसके जो आंकड़े हमने कलेक्ट किए उसमें कोई पक्षपात नहीं किया गया, यानी अपने मन से हम जोड़ तोड़ नहीं कर रहे हैं आंकड़े में। तब आप सही सही रिजल्ट के आधार पर विद्यार्थी के संदर्भ में या जनसंख्या के संबंध में भविष्यवाणी कर सकते हैं। इसमें वही भविष्य कथन वैलिड होता है जिसके बारे में आप कह रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? जिस चीज के बारे में, अगर हमने कोरोना लिया तो वो हम कोरोना के लिए ही कह रहे हैं, किसी और वायरस की बात हम नहीं कर रहे हैं वहां पे। तो जिस सील गुण की हम चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में भविष्य कथन किया जा रहा है, तो उसी के बारे में वो क्या होगा? सत्य सिद्ध होता है, किसी और के बारे में उसको अप्लाई नहीं किया जा सकता है। ये इसका एक लिमिटेशन होता है। साथ ही साथ जब हम भविष्य कथन करते हैं तो मनोवैज्ञानिक जगत में चूंकि आप देखते हैं व्यवहारिक पक्ष होता है और व्यवहार हमेशा परिवर्तित होता रहता है, तो परिवर्तनशील होने पर आपका जो तथ्य है वो बार बार बदल रहा है, और ऐसी स्थिति में आप अगर किसी के बारे में भविष्यवाणी करेंगे तो उससे कम शुद्ध रिजल्ट होने की संभावना बन जाती है, तो तब भी भविष्य कथन सुटेबल नहीं हो पाता है। जब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन सही से नहीं पाया जाता है, तो जो हमारा कोरिलेशन और मीन है वो तो डिफेक्ट करेगा ही, हमारा भविष्य कथन भी
त्रुटिपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो एक्स एंड वाई वेरिएबल्स है उनके बीच में कोई कोरिलेशन पाया ही नहीं जा रहा है, बिल्कुल अपोजिट चीज हमने ले दी है। तो अपोजिट चीज लेने से क्या होगा, कोई कोरिलेशन नहीं निकलेगा, तो उसका हम प्रिडिकेशन कैसे कर सकते हैं? जैसे हम कहें नमक और दवाइयाँ, तो नमक को खाने में तो प्रयोग किया जाएगा, क्या दवाई को भी हम वहाँ डाल सकते हैं? कोई औचित्य ही नहीं है, दोनों के बीच में कोई कोरिलेशन है ही नहीं। तो ऐसे में अगर हम भविष्यवाणी करें कि अगर नमक की कीमत बढ़ जाए तो दवाइयों का उपयोग हो सकता है, तो ये क्या होगा, निरर्थक सिद्ध हो जाएगा और यहाँ हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। तो भविष्य कथन, जब आप सांख्यिकी आंकड़ों के आधार पर परिणाम निकाल देते हैं और उसके आधार पर आपकी परिकल्पना सत्य या असत्य सिद्ध हो जाती है, तो फिर उस परिणाम के आधार पर आप आंकड़ों का जो जनरलाइजेशन सोसाइटी के लिए करेंगे, उसके लिए आप भविष्यवाणी भी करते हैं। उसके आधार पर आप डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि ये चीज इतनी हो चुकी है और अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो ये और भी ज्यादा क्या हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी। ये चीज इतनी यूटिलाइज की जा चुकी है, और अधिक यूटिलाइज किया जाएगा तो आपके रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। तो ये तब आप कह पाओगे जब आपका जो रिजल्ट है शून्य परिकल्पना के सिलेक्शन और रिजेक्शन का, उसका जो रिजल्ट है आप सोसाइटी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो और सोसाइटी के लिए उसको जनरलाइज कर रहे हो, तो सोसाइटी के लिए आपको प्रिडिकेशन को भी यूज में लेकर आना पड़ता है। तो ये था भविष्य कथन किसे कहा जाता है, इसका उपयोग कैसा होता है, इसके लाभ और इसकी सीमाएं।